नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में मैंने आपको भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ाया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी भूखंड का चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान ये सब बना कैसे, पूरा इतिहास के बारे में पढ़ना कहलाता है भूगर्भिक संरचना। लेकिन भौगोलिक विभाजन अलग होता है। भूगर्भिक संरचना और भौगोलिक विभाजन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। भौगोलिक विभाजन मतलब फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप जो होते हैं, जिसको हम भौगोलिक टर्म में उच्चवच कहते हैं। मैं आपको और सरल शब्दों में बता देता हूँ, जैसे कि पहाड़ हो गया, जैसे पठार हो गया, जैसे कि मैदान हो गया। धरातल की ऊंचाई और निचाई से ही ये पैटर्न बन रहा है। पठार हो गया या पर्वत हो गया या मैदान हो गया, ठीक है। तो इसी के आधार पर जब किसी भूखंड का वर्गीकरण किया जाता है तो वो कहलाता है भौगोलिक विभाजन। तो भारत का भौगोलिक विभाजन मतलब भारत में कहाँ कहाँ पर पठार है, कहाँ कहाँ पर पर्वत है, कहाँ कहाँ पर मैदान है, कहाँ कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ कहाँ पर द्वीप है। इस आधार पे भारत को भी बांटा गया है और इसी को हम भौगोलिक विभाजन कहते हैं। तो उच्चावच एवं संरचना के आधार पर भारत को टोटल 6 प्रदेशों में बांटा गया है। आपको याद रखना है भारत को कितने प्रदेशों में बांटा गया है। भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। किसी बुक में 5 भी होता है। 5 प्रदेशों में भारत को बांटा गया, ऐसा किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो मैदान है और मरुस्थल उसको एक भाग लिया जाता है, क्योंकि मैदान और मरुस्थल में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैदान में मिट्टी होता है तो मरुस्थल में मिट्टी की जगह रेत होता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक ने भारत को 6 प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है एनसीईआरटी की बुक में, इसलिए आपको 6 भाग ही याद रखने हैं। तो ये 6 भागों के नाम मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे इमेज में लोकेशन भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये भाग स्थित है। तो एकदम ध्यान से आप देखेंगे। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे उत्तर क्यों लिखा है, यहाँ पे पर्वत क्यों लिखा। उत्तर इसलिए क्योंकि ये भारत के उत्तर में स्थित है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर में स्थित है इसलिए, और पर्वत है इसलिए पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे मैक्सिमम, पूरा तो नहीं लेकिन 90% आप मान सकते हैं, मैक्सिमम जो है पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ पर्वत श्रृंखला भी है जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसके कारण इसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो डार्क येलो कलर में दिख रहा है ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो भूगर्भिक संरचना में मैंने आपको बताया था कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मैंने आपको बताया था कि पिंजिया 2 भाग में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और ये जो प्रायद्वीप पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है प्रायद्वीप पठार यहाँ पर है, जो कि भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। फिर उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया और ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। पर्वत से क्या निकलता है, नदी, और नदी अपने साथ अवसाद लेकर आता है। तो अवसाद, इस सेडिमेंट या अवसाद से मिट्टी का निर्माण होता है और मिट्टी से ही यहाँ पर मैदान बना। तो ये जो इलाका है ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहलाता है। यहाँ पे है भारतीय मरुस्थल, कच्छ का मरुस्थल गुजरात के एरिया आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर है भारतीय मरुस्थल। फिर है 5वां तटवर्ती मैदान। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है। अब समुद्र की लहरें कुछ इस तरीके से पड़ती है जिसके कारण यहाँ पे भी अवसाद जमा होता है और तटवर्ती मैदान निर्माण होता है, ठीक है। तटवर्ती मैदान का निर्माण होता है। तो 5वां भाग है तटवर्ती मैदान। फिर 6वां भाग है द्वीपीय भाग। तो यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसको हम 6वें भाग में रखते हैं। तो टोटल ये 6 भाग: उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। ये 6 भाग आपको याद रखने हैं। भौगोलिक विभाजन में ये 6 आपको याद रखने हैं। आज की क्लास में हम पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में आज पूरा पढ़ेंगे।
तो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा मैदान के बारे में, आगे बताऊंगा पठार के बारे में या पहाड़ या पर्वत। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ और पर्वत में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर मैं बात करूं किसी धरातल से ऊंचाई वाला भाग, तो ये पहाड़ी कहलाता है। ठीक है, और जिस पहाड़ी का एकदम ऊंचाई होता है, जो थोड़ा ऊंचा होता है, और जिसका जो ढलान यहाँ पे जो ढलान है वो तीव्र होता है, ऊंचाई भी है और तीव्र ढलान भी है, इसको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, पहाड़ भी वही है कि बहुत सारे जो पहाड़ है एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन जिसका ऊंचाई ज़्यादा होता है, जिसमें तीव्र ढलान होता है, वो पर्वत कहलाता है। ठीक है, अब एक होता है पठार, जिसकी ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी भाग है चौड़ा और समतल होता है, सपाट होता है, और सागर तल की इसकी जो ऊंचाई वो 600 मीटर के आसपास होता है, वो पठार कहलाता है। और पठार में आपको याद रखना है कि इसका जो ढलान, ये वाला जो एरिया है ये भी एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, लेकिन पार्ट में अंतर होता है, पठार और पार्ट में ये अंतर होता है कि ये जो ऊपर का जो भाग है ये तो समतल होता है, लेकिन पार्ट में यहाँ पर ढलान होता है। और मैदान तो सबसे आसान है, जिसमें ढाल एकदम न्यून होता है। ठीक है, उसे हम मैदान कहते हैं, और ऊपर का जो भाग है वो समतल होता है, या थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है। ढाल इसका एकदम न्यून या ना के बराबर होता है, तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाता है। देखिए नदी जो है कोई पहाड़ या ग्लेशियर से होकर नीचे की ओर आती है, और मैदान में आके आके इसका जो प्रवाह है वो एकदम कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, क्रम जमाने भी आता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में मैदान, उसके बाद पठार, उसके बाद पहाड़, उसके बाद पर्वत। परसेंटेज आपको याद रखना है, 43% भारत में मैदानी भाग है, 28% पठार, 18% पहाड़ी, और मात्र 11% पर्वत। तो आपको याद रखना है ये क्रम। अब हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इस भाग में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो इलाका है इसमें मैक्सिमम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन में थोड़ा सा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ भी इसमें शामिल है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय के साथ साथ यहाँ पे उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ भी शामिल है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ये जो पर्वतमाला है ये दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। जब इसका निर्माण हुआ यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे इंडियन प्लेट, अब यहाँ पे उथला समुद्र था, टेथिस सागर, छिछला समुद्र या उथला समुद्र। तो ये जो इंडियन प्लेट है इस तरह से आगे बढ़ते गया तो यहाँ पे अवसाद जमते गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर बहुत तेज़ी से, ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ते गए तो यहाँ पे बहुत तेज़ प्रेशर यहाँ पे अवसाद में लगा, जिसके कारण ये ऊंचा होते गया, और ये जो एरिया ये फोल्ड हो गया, मतलब ऐसे मुड़ गया। इसके कारण इसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। मरोड़दार पर्वत श्रेणी मतलब वलित पर्वत कहते हैं। प्रेशर के कारण ये मुड़ा, और ये दोनों साइड से प्रेशर यहाँ पे पड़ते गया, जिसके कारण ये ऊपर उठते गया, और ये आज भी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ये आज भी ऊपर उठ रहा है। इस कारण हम इसे युवा पर्वत या नवीनतम पर्वत के नाम से जानते हैं। विश्व की नवीनतम पर्वत मरोड़दार पर्वत, सबसे ऊंची, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ जिसके कारण ऊंचा होते गया, और अभी भी ऊंचा होते जा रहा है। सबसे ऊंची में आपको माउंट एवरेस्ट याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है, जो कि इसी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है। अगर मैं कंचनजंगा की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे K2 की बात करूं, तो ये सब जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का ही या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। इसका विस्तार नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर यहाँ पर नंगा पर्वत है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, या इसको नामचा बरुवा ऐसे भी लिखते हैं, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी दबाव से हुआ। इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, इंडियन प्लेट को। इसका उत्तर पूर्वी दबाव के कारण इसका जो है निर्माण हुआ। यह प्रायद्वीप पठार की ओर अवतल एवं तिब्बत पठार की ओर, प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत पठार की ओर अवतल हो गया। यहाँ पर तिब्बत पठार है, यहाँ पर प्रायद्वीप पठार। तो दबाव के कारण यहाँ पे ये इसकी जो संरचना है इस तरह से अवतल हो गया है तिब्बत की ओर, और यहाँ पे दबाव के कारण ऐसे आपको याद रखना है
ठीक है, इस तरह से दबाव याद रखेंगे तो यहाँ पे अवतल और यहाँ पे उत्तल। ठीक है, आपको याद रखना है प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल और तिब्बत पठार की ओर अवतल इसका संरचना है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई घटती है। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो पश्चिम की से हम पूर्व की ओर जाते हैं तो चौड़ाई घटती है, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा, यहाँ पे चौड़ाई कम, एवं ऊंचाई बढ़ती है और यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, आगे एक स्लाइड मैंने अटैच किया हुआ है। चलिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे यूरेशिया प्लेट हो गया और यहाँ पे इंडियन। अब जब ये आगे बढ़ते गया तो इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से हुआ। इस वाले जो एरिया में है प्रेशर ज़्यादा पड़ा, इस वाले एरिया में प्रेशर ज़्यादा पड़ा, इस वाले में थोड़ा सा इसके कंपेयर में कम, इसलिए यहाँ पे जो चौड़ाई है वो कम हो गया, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा तो चौड़ाई कम, और यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है तो चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा। पश्चिम में आपको याद रखना है प्रेशर कम चौड़ाई ज़्यादा, और पूर्व में प्रेशर ज़्यादा चौड़ाई कम। तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो ऊंचाई भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो है चौड़ाई कम हुआ तो ऊंचाई ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई कम ऊंचाई ज़्यादा, चौड़ाई ज़्यादा ऊंचाई कम, क्योंकि प्रेशर कम है तो ये मरोड़दार पर्वत है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तो यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऊंचाई कम, तो इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके से है। पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा लेकिन ऊंचाई कम, और पूर्व में चौड़ाई कम और ऊंचाई ज़्यादा। प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, तो आप आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा तो चौड़ाई कम ऊंचाई ज़्यादा। हिमालय की विशेषता की हम बात करें तो इसकी आकृति धनुषाकार या तलवार आकार, कुछ इस तरीके से आकृति, आगे मैंने इमेज अटैच किया हुआ है आपको दिखा दूंगा, या तलवार आकार। ठीक है, धनुषा आकार या तलवार आकार आप याद रखेंगे। नामकरण कैसे हो उसका, ये हमेशा हिम से, बर्फ़ से ढका हुआ था। हिम प्लस आलय, बर्फ़ का घर या हिम प्लस आलय से ये बना हिमालय। लंबाई 2500 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिखा हो, याद रखेंगे ना, मीटर नहीं है, किलोमीटर। ये जो पूरी लंबाई है यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ठीक है, तो ये जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व तक, ये है 2500 किलोमीटर। चौड़ाई 400 से 160 किलोमीटर। 400 से 160 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पश्चिम में ये ज़्यादा चौड़ा है, तो पश्चिम में ये है 400 और पूर्व में ये 160 किलोमीटर, पश्चिम में अधिक चौड़ा। ठीक है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई हिमाद्री के मध्य भाग में, हिमाद्री हम महान हिमालय को कहते हैं, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका बहुत सारा रेंज है, ट्रांस हिमालय, फिर हिमाद्री हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो ये जो मध्य वाला भाग है इसमें यहाँ पे ये भाग है, फिर ये भाग है, और ये जो मध्य वाला भाग है यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई है, और यहीं पे है माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पे स्थित है। हिमालय की विशेषता में आपको याद रखना है, इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर। अब इसको 8850 मीटर भी लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। तो कहीं कहीं पे अगर आपको 8850 मीटर देखने को भी मिले तो आप डाउट में मत रहिएगा, बहुत लोग इसको 8850 भी लिखते हैं। युवा वलित पर्वत है, कौन कौन से देश में है ये, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान में ज़्यादा विस्तार है इसका। भारत की राज्य की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, तो अब ये हो गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य में याद रखना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एक साथ है। ठीक है, अब ऐसे याद रखेंगे तो याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम मैप में इसको देखते हैं। तो मैप में आपको याद रखना है ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो 7 राज्य है ये तो आएगा ही आएगा,
अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल और सिक्किम सिर्फ 2 याद रखेंगे, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा आपको याद तो रखना है, जैसे कि असम है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये हो गया आपका मेघालय। तो ये आपको सातों तो याद रखना है। अब यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये 2 याद रखेंगे, तो ऐसे में सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर तो है ही, ये तो आपको याद था। अब सिर्फ 2 यहाँ पे याद रखना है, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। 2 यहाँ पे आपने याद रखा, क्या क्या, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और यहाँ पे 2, वो 2 क्या क्या थे, हिमाचल, उत्तराखंड। अब ये ऊपर और नॉर्थ ईस्ट का 7 हो, ये सब था। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश और ये बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है इसका हिस्सा, ठीक है। ये दोनों को आप काउंट नहीं करेंगे। तो इसको आकृति को हम समझेंगे, चौड़ाई ये पश्चिम वाला इलाका हो गया और ये पूर्व वाला इलाका हो गया, जहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा 400 किलोमीटर, चौड़ाई कम 160 किलोमीटर। लंबाई की मैं बात करूं तो 2500 किलोमीटर लंबाई, और औसत ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, और आकृति जो है वो धनुषाकार आकृति है, ठीक है। इसकी आकृति धनुषाकार है और यहाँ पे बीच में ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि बीच में ऊंचाई ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है। हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आज जहाँ हिमालय वहाँ टेथिस नामक उथला समुद्र था, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। पूर्व क्षेत्र में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है। यही कारण है कि यहाँ माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा जैसे ऊंचे पर्वत चोटियाँ विद्यमान है। तो इसको मैं जल्दी से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एक यहाँ पे यूरेशिया प्लेट है और एक यहाँ पे पहले था यूरेशिया प्लेट और यहाँ पे इंडियन प्लेट। तो यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट आगे गया, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम, चौड़ाई ज़्यादा, ऊंचाई ज़्यादा, जिस कारण यहाँ पे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊपर जो चोटी है वो बहुत ऊंची है। हिमालय की श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तर और तिब्बत की ओर अवतल है, ये सब मैंने बता दिया आपको। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई ये हम पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति अंतिम क्रिटेशियस काल के टर्शरी काल तक दीर्घकालिक विवर्तनिकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई। इस लाइन में जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो बोल्ड है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रिटेशियस काल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्रिटेशियस काल से टर्शरी काल, 2 शब्द याद रखेंगे। और विवर्तनिकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ। विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे यूरेशिया प्लेट और यहाँ पे इंडियन प्लेट मूव किया, यहाँ पे टेथिस सागर था और यहाँ पे अवसाद जो है प्रेशर के कारण वलित पर्वत बना। इस तरीके से आपको याद रखना है। विवर्तनिकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसे टर्शरी पर्वत, क्योंकि टर्शरी काल में इसका निर्माण हुआ इसलिए टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है। अल्पाइन पर्वत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के समय ही यूरोप में आल्प्स पर्वत की भी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। जब ये हिमालय पर्वत बना उसी समय यूरोप में आल्प्स पर्वत बना, इसलिए इसको अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय के भांति ही उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज तथा अफ्रीका का एटलस आदि भी विश्व के नवीनतम वलित पर्वत है। ये भी वलित पर्वत हैं। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का हिस्सा हो गया, लेकिन आप चाहो तो इसमें ध्यान रख सकते हैं। हिमालय पर्वत कई समांतर श्रेणियों के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम में चापाकार रूप में फैला हुआ है। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय पश्चिम में बलूचिस्तान से आरंभ होकर म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक फैला हुआ है। अराकान योमा पर्वत के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अराकान योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। एक कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत और दूसरा हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत में क्या था, यहाँ पे अंगारा लैंड और यहाँ पे गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से जो नदियाँ बहती गई, यहाँ पे नदियाँ के कारण अवसाद यहाँ पे जमते गया और अवसाद के कारण यहाँ पे
प्रेशर बढ़ते गया, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा और इन दोनों जगहों में प्रेशर बढ़ते गया, अवसाद जमते गया और वलित पर्वत बना। तो ये था कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत। और हैरियस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था और यहाँ पे इंडियन प्लेट देखिए आगे मूव करते गया। टेथिस सागर जो था यहाँ पे अवसाद जमते गया और अवसाद जमने के कारण ये अवसाद में प्रेशर पड़ा और जिसके कारण ये ऐसे फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये फोल्ड अलग अलग टाइप का हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका भी रेंज है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत और हैरियस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं कि एक ही हिमालय ऐसे पूरा ऊपर उठा हुआ है, इसकी भी हिमालय की भी श्रृंखला है। ठीक है, इसकी भी श्रेणियां हैं। हिमालय के उत्पत्ति का क्रम, तो जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो उत्पत्ति हुआ है अलग अलग क्रम, अलग अलग श्रेणी में उत्पत्ति हुआ है, जिससे कि अलग अलग ये अलग हिमालय श्रृंखला है, ये अलग हिमालय श्रृंखला, ये अलग हिमालय श्रृंखला, इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, सबसे पहले ट्रांस, उसके बाद हिमाद्री या इसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद लघु, इसको लघु या फिर मध्य या फिर हिमांचल, इन सारे नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा है, चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय बना सबसे पहले, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद लघु, फिर सबसे नवीनतम शिवालिक हिमालय। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः, ये क्रम आप याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर ट्रांस है, उसके नीचे वृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। ये क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, हिमालय का विभाजन दो तरीके से किया गया है। हिमालय का विभाजन एक पर्वतीय वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि सबसे पहले ट्रांस बना, फिर हिमाद्री, फिर लघु, फिर शिवालिक, तो उत्पत्ति के आधार पर इसको 4 भाग में बांट दिया गया जब ये बनते गया। तो पहला जो है पर्वतीय वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर क्षैतिज क्रम में किया जाता है। ठीक है, क्षैतिज क्रम में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मैप बना देता हूँ, ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो क्षैतिज क्रम में मतलब कुछ इस तरीके से बांटा गया है। एक वर्गीकरण तो ये हो गया जो कि उत्पत्ति के आधार पर क्षैतिज क्रम में बांटा गया, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, वृहद, हिमाद्री, महान या आंतरिक हिमालय, इतने सारे इसके नाम हैं। फिर है लघु, हिमांचल या मध्य हिमालय, फिर तीसरा है शिवालिक, निम्न या बाह्य हिमालय। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे नाम क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले आप तो ये 4 भाग याद रखेंगे। ठीक है, ये 4 है। फिर दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण, नदियों के आधार पर ऊर्ध्वाधर क्रम में इसे बांटा गया है 4 भागों में। ये अपना इंडिया हो गया। तो ऐसे ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे नदी बही, यहाँ नदी बही, तो ऐसे ऊर्ध्वाधर 4 भागों में प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, फिर दूसरा है कुमायूं हिमालय, फिर तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो इसको एक एक करके समझते हैं। पर्वतीय वर्गीकरण में आपको क्या याद रखना है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय को डिटेल से बताऊंगा। ये 3 श्रेणियां आप याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ पे भी कैलाश श्रेणी है जो कि तिब्बत वाले इलाके में है, तो हमको ये 3 याद रखना है। कैलाश श्रेणी भी है। एक क्रम में आपको बताता हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। के से शुरू होकर के पे ख़त्म होता है ट्रांस हिमालय, जो कि 4 श्रेणी में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। पीर पंजल उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आप देखेंगे वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय, पीर पंजाल जो है लघु के हिमालय का हिस्सा है, उसके बाद नीचे में शिवालिक हिमालय। ये हुआ पर्वतीय वर्गीकरण जो कि ऐसे क्षैतिज आधार पर किया गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ पे लद्दाख है, जास्कर है, यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, फिर यहाँ पे शिवालिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये महान हिमालय है और ये जो बीच वाला है वो लघु हिमालय है। तो आप इसे देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये इमेज लिया हुआ है। अब प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण में आपको याद रखना है 4 नदी। तो यहाँ पे तिब्बत कैलाश मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती है। एक कुछ इस तरीके से निकलती है सिंधु नदी यहाँ पे, ठीक है, और कुछ इस तरीके से निकलती है एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, कुछ इस तरीके से।
तो सिंधु नदी और सतलज नदी यहाँ से कुछ ऐसे गया, सिंधु सतलज, इन दोनों के बीच का ये जो हिमालय का जो भाग है उसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब है। तो आपको कैसे पूछा जाएगा कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय है। फिर सतलज, अब यहाँ पे आप देखेंगे काली नदी है, ठीक है, काली नदी नेपाल से निकलता है, और सतलज तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो एरिया है, सतलज नदी काली नदी की जो बीच एरिया है, ये कहलाता है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता सिक्किम जेमू ग्लेशियर से निकलता है, तो काली और सिक्किम के बीच नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकल के जाती है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का भाग असम हिमालय कहलाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मानसरोवर से 3 नदी निकला, एक सिंधु नदी कुछ इस तरीके से, फिर सतलज नदी इस तरीके से, और एक ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से। बीच में 2 नदी आपको क्या रखना है, नेपाल से निकलने वाला, एक तो काली नदी और सिक्किम से निकलने वाला एक तीस्ता नदी। अब कश्मीर पंजाब का एरिया याद रखेंगे, यहाँ पे है, तो ये जो एरिया है वो कश्मीर या पंजाब हिमालय है। आपको याद रखना है दूसरा कुमायूं या हिमाचली हिमालय, या कुमायूं याद रखेंगे, हिमाचली हिमालय बहुत कम जगह लिखा होता है। कुमायूं ये वाला एरिया जो कि सतलज और काली के बीच स्थित है। नेपाल तो बहुत सिंपल है, नेपाल के आसपास याद रखेंगे नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता के बीच स्थित है। और असम के पास आपको याद रखना है असम हिमालय। तो कश्मीर, नेपाल, असम तो बहुत सिंपल है, नाम में ही आप याद रख लेंगे। कुमायूं बस एक्स्ट्रा आपको याद रखना है जो कि सतलज और काली के बीच स्थित है। अब यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, कुमायूं से लेकर ये कश्मीर और कुमायूं हिमालय, इस पूरे को, ये जो वाले एरिया को हम पश्चिम हिमालय, ये पश्चिम हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसको नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से, और इस वाले को पूर्वी हिमालय। इसका अलग एक और वर्गीकरण है, ठीक है। प्रादेशिक वर्गीकरण के साथ साथ पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, इस तरह से आप याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मध्य हिमालय सबसे ज़्यादा ऊंचा है। मध्य हिमालय इस जोन में वृहद हिमालय सबसे ज़्यादा ऊंचा है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण में इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको बना दिया है ताकि हम नोट्स में इसे प्रिपेयर कर पाएँ और जो भी मैंने आपको बताया उसे याद रख सकें। नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। प्रादेशिक वर्गीकरण करने वाला कौन? सिडनी बुराड़। कश्मीर और पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच स्थित, इसकी लंबाई की हम बात करें तो 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच सर्वाधिक औसत ऊंचाई, ठीक है, सबसे ऊंचा यहीं पे है, 800 किलोमीटर लंबाई है। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। और असम हिमालय की विशेषता आपको क्या रखना है, इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है, अधिकतम वर्षा। और नेपाल क्षेत्र में आपको याद रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। हिमालय के बीच स्थित कुछ भाग या कुछ बाउंड्री जो है वो आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय वलित पर्वत है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे इंडियन प्लेट, यहाँ पे टेथिस सागर और टेथिस सागर के जो अवसाद है इन दोनों के प्रेशर से बनते गए। तो जो हिमालय बना यहाँ पे मुड़ा तो कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ है। फोल्डेड माउंटेन हम इसको बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं। तो जैसे फोल्ड हुआ तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। तो ये जो बीच एक गैप बनते गए ना, इसको हम बाउंड्री या फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट या बाउंड्री। तो ये जो बीच का जो बाउंड्री है उसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से 2 हिमालय श्रेणी के बीच कौन कौन सा ये बाउंड्री या बीच का स्थान का हम क्या नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो गया, ये साइड व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है आपका और ये वृहद हिमालय है। इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ शॉर्ट में इसको लिखा जाता है।
इंडो सांगपो सचर जोन। कहीं कहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कि सचर जोन क्या है, कहीं कहीं पे इंडो सांगपो भी नहीं लिखता, सचर जोन भी पूछ दिया जाता है। सचर जोन कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच स्थित है इंडो सांगपो सचर जोन। अब उसके बाद वृहद और लघु के बीच जो है उसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ पे वृहद और लघु के बीच यहाँ पर स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लघु और शिवालिक के जो बीच का स्थान है इसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है। अब यहाँ जो सबसे नीचे हैं यहाँ पे शिवालिक, और शिवालिक के बाद यहाँ पर उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है। तो आपको याद रखना है शिवालिक और यहाँ पे मैदान के बीच जो बनता है उसको हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब इसको थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। नीचे से जाएंगे आप, ठीक है। शिवालिक से अगर हम बात करें तो शिवालिक के बाद जो है क्या आता है, मैदान। और अगर हम नदी के कंपेयर करें या कोई भी चीज़ जो ऊपर से हम नीचे गिराएंगे तो वो मैदान में आके गिर जाएगा, तो गिरने से आप फॉल याद रखेंगे, फॉल। ठीक है। शिवालिक के नीचे मैदान, फॉल से आप याद रखेंगे HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। उसके बाद बी पहले आता है, सी ऊपर जाते जाएंगे बी पहले आता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है HFF के बाद MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। बी के बाद सी आएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद ऊपर का तो आपको याद रखना है सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। इस तरह से आप याद रखेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक हिमालय का श्रेणी आपको तो याद ही था कि पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अब इनके बीच का गैप भी आप याद रखेंगे। ठीक है। कैसे याद रखेंगे, नीचे से क्रम, HFF फॉल से नीचे फॉल हुआ तो HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल, फिर बी याद रखेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर बी से सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर ऊपर तो हमको याद ही था ITSZ। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताऊंगा तो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITZS या इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होता है। जब लघु हिमालय पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से वृहद हिमालय से अलग होता है और मेन बाउंड्री थ्रस्ट से शिवालिक हिमालय से अलग होता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय का पर्वतीय वर्गीकरण एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर हम वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को हम 4 श्रेणी में बांटे हैं। पहला है ट्रांस। तो ट्रांस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि श्रेणियाँ आती हैं। ट्रांस हिमालय भी बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इसको भी ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ क्रम जमाव आता है। ठीक है। ट्रांस का क्रम आपको याद रखना चाहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश इधर है तिब्बत वाले इलाके में। जनरली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है, और एक कभी कभी पीर पंजाल भी पूछा जाता है। तो पीर पंजाल इसके नीचे है, ये लघु हिमालय का हिस्सा है, लेकिन नॉर्थ से साउथ अगर क्रम जमाने आ जाए तो एक सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस क्रम से आप याद रखेंगे। ठीक है। और आपको ये याद रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय का हिस्सा है, ना कि वृहद, लघु हिमालय का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय 3 श्रेणी में बटा हुआ है भारत में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक और श्रेणी कैलाश जो कि तिब्बत वाले इलाके में है। इन श्रेणी में बटा हुआ है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। वास्तव में ये जो मेन हिमालय है, अगर मैं बात करूँ वृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो वास्तव में अगर इसकी बात करूं तो ट्रांस इसका हिस्सा नहीं है। हिमालय शब्द इसलिए हम जोड़ दिए हैं क्योंकि हिमालय के साथ है, और इसको ट्रांस हिमालय को एक्चुअल में हिमालय से अलग रखा जाता है क्योंकि ये हिमालय से पहले बन गया था। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी। तो आपको याद रखना है हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय यहाँ पर है
और यहाँ पर स्थित है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अवसाद के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसे तिब्बत या टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बना टेथिस सागर उस समय था और तिब्बत वाले इलाके में ये बना था, तो इसे तिब्बत या टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अवसादी चट्टान से ही बना था। यह इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा हिमाद्री बृहद हिमालय से अलग होता है। तो जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको याद कराया था कि एमसीबी कहाँ पे है, एमबीटी कहाँ पर है। अगर वो याद रखेंगे, एमसीबी, एमसीटी, एमबीटी, ये सब अगर याद रखेंगे तो ये जो लाइन है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप फटाक से वो चीज़ बना लेंगे। ठीक है, इसे एशिया का बैकबोन भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को एशिया का बैकबोन कहते हैं। अगर ऑप्शन में काराकोरम हो तो आप काराकोरम को लगाएंगे, क्योंकि स्पेशली काराकोरम को एशिया का बैकबोन कहते हैं। चूंकि काराकोरम भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो काराकोरम ऑप्शन में ना हो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय इस तरह से ऑप्शन में हो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक, तो आप ट्रांस लगाएंगे। लेकिन काराकोरम हो तो आप लगाएंगे काराकोरम। एशिया का बैकबोन हम कहते हैं काराकोरम को। अगर काराकोरम ऑप्शन में ना दिखे तो एशिया का बैकबोन आप लेंगे ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पहले मैं आपको बताता हूँ। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे मैं आपको मैप में प्रॉपर दिखाऊंगा एक एक चीज़। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सब चीज़ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हर स्लाइड में जितनी बात मैं आपको बताऊंगा, हर बातों को मैंने मैप में बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ये बना के बता देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर अगर हो गया, यहाँ पे काराकोरम है। ठीक है, और काराकोरम श्रेणी में K2, अब ये जो है पीओके वाला क्षेत्र है, तो K2 यहाँ पर है, पीओके क्षेत्र में चला गया है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। वैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर और K2 8611 मीटर, लगभग 200 आसपास मीटर छोटा है, जो कि पीओके क्षेत्र में है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है। वर्तमान में K2 पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन भी काराकोरम में, यहीं पर सियाचिन है। सियाचिन में आपको याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यह है। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। काराकोरम में बहुत से ग्लेशियर स्थित हैं। ग्लेशियर के नाम आप याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन एक ग्लेशियर ही है जो कि सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद ससायानी ग्लेशियर है, वियाको ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर, ये सब जो है वो काराकोरम में ही है। लेकिन सियाचिन सबसे महत्वपूर्ण है। सियाचिन से एक नदी निकलती है, ठीक है, छोटी सी नदी निकलती है सियाचिन में, जो नुब्रा नदी कहलाती है। और जब इंडियन आर्मी सियाचिन पहुंचता है तो नुब्रा घाटी को पार करके ही जाता है। तो सियाचिन से नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी से आप याद रखेंगे नुब्रा घाटी। सियाचिन भारत और पाक के बीच विवादास्पद बिंदु है। पाकिस्तान बोलता है मेरा है और ये भारत बोलता है मेरा, तो ये विवादास्पद बिंदु किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच। स्वेन हेडन ने काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। मैंने आपको बताया था कि एशिया की रीढ़ अगर आए तो काराकोरम ही आप लेंगे। काराकोरम के अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम नरकी जगह है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको बॉडी भी गल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे युद्ध स्थल होने के कारण आर्मी के लोग यहाँ पे रहते हैं, ताकि पाकिस्तान के लोग अगर हमला करें तो हम लोग सेफ रहें। काराकोरम की ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। फिर अगला है ट्रांस का अगला श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीव्र ढाल मतलब एकदम स्ट्रेट है, ढाल इसका तीव्र एकदम खड़ा, ठीक है। तीव्र ढाल मतलब एकदम स्ट्रेट, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला है ये, नाम है राकापोशी। सिंधु नदी द्वारा भारत के सबसे गहरे गार्ज बूंजी गार्ज का निर्माण लद्दाख में ही होता है, लद्दाख श्रेणी में होता है। गार्ज क्या होता है? देखिए
नदी, ऐसे नदी बह रही है पहाड़ से, ठीक है। अब नदी बहने के बाद कोई स्थान पे गिर रहा है और वहाँ पे चट्टान है, तो चट्टान में गिरने के बाद नदी उसको काटेगा और गहरा कर देता है, मतलब कुछ इस तरह की आकृति नदी के बहने के कारण बन जाता है, और ये इधर चट्टान है। तो ये जो इलाका, ये जो गड्ढा पड़ जाता है, चट्टान जो है गड्ढा हो जाता है, इसको ही हम बोलते हैं गार्ज। तो सिंधु नदी द्वारा बने सबसे गहरे गार्ज बूंजी का जो है निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है, सबसे गहरे गार्ज जो है, और ये लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी सिंधु व श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पे श्योक नदी, यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे लद्दाख है, तो जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी औसत ऊंचाई भी 6000 मीटर है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। दर्रा क्या होता है? दर्रा का मतलब होता है पास। पास मतलब दो पहाड़ी के बीच का स्थान जहाँ से हम जा सकते हैं। इस जगह से इस जगह हमको जाना है तो हम पहाड़ी के बीच के स्थान से ही जाएंगे, इसको हम पास कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत पहले ये पास जो कैसे बना, बहुत पहले यहाँ से नदियाँ गुजरती रही होंगी, नदियाँ सूख गई तो वो पास बन गया। तो खारदुंगला जो पास है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर ही इलाके में है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरला मांधता है। फिर है जास्कर श्रेणी। नदियाँ में आपको जास्कर श्रेणी में क्या क्या रखना है? डाक और जास्कर नदी जास्कर श्रेणी से बहती हैं। कामेत नाम की चोटी है। जो प्रमुख दर्रा है वो है जोजिला दर्रा, ठीक है। आपको लद्दाख में याद रखना है खारदुंगला दर्रा, और जास्कर में याद रखना है जोजिला दर्रा। इसके अलावा किंकरी, बिंगरी, शाल और नीति, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जोजिला दर्रा। फिर है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तिब्बत इलाके में ये है, भारत का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं। ये है काराकोरम श्रेणी, और यहाँ पे ये देखिए K2, काराकोरम श्रेणी में K2 है, और यहाँ पे ये वाली जगह में है सियाचिन। लद्दाख में यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी। आपको याद रखना है राकापोशी पर्वत और बूंजी गार्ज, यहाँ पर बूंजी गार्ज आपको याद रखना है। फिर जास्कर में आपको याद रखना है, ये है जास्कर। यहाँ पे आपको याद रखना है जोजिला, ये देखिए जोजिला लिखा हुआ है। जास्कर में जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर से लेह के बीच मार्ग है। अब आपको क्रम याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद कैलाश। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पे है कैलाश। के से शुरू होके के पे ख़त्म। और पीर पंजल जो श्रेणी है वो लघु हिमालय का हिस्सा है। तो हम मैथ से रिविजन करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो याद रखेंगे हम 3 श्रेणी, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम को एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और काराकोरम में क्या है? K2, और K2 कहाँ पर है? यहाँ पर पीओके है, तो पीओके क्षेत्र में चला गया है K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे सियाचिन है। सियाचिन दुनिया का विश्व का जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और सियाचिन से एक नदी निकलती है। सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नुब्रा नदी। तो काराकोरम में आपको इतना याद रखना है। अगला है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी में आपको क्या क्या याद रखना है? राकापोशी जो कि दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला चोटी है, आपको ये याद रखना है बस। और बूंजी गार्ज, सिंधु नदी से बनता है सबसे गहरा गार्ज बूंजी गार्ज। फिर जास्कर श्रेणी में आपको क्या याद रखना है? डाक और जास्कर नदी निकलता है। और एक याद रखना है जोजिला दर्रा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय श्रेणी में। ट्रांस हिमालय श्रेणी के जो प्रमुख दर्रे हैं, जो पास है, वो क्या क्या है? पहला काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में ही होगा। काराकोरम श्रेणी में स्थित है भारत और चीन के बीच। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे चीन, तो भारत और चीन के बीच वर्तमान में बंद है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची ये जो दर्रा है, आपको याद रखना है लेह और चीन को जोड़ता है ये। यहाँ पर लेह है और यहाँ पे चीन, इनको जोड़ता है। उसके अलावा केपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला, ये सब जो है ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। फिर है खारदुंगला। खारदुंगला जो है जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। और ये सब जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है
हमारा अगला टॉपिक है हिमाद्री सर्वोच्च या फिर महान या फिर वृहद हिमालय। हिमाद्री इसलिए क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ था, ठीक है। सर्वोच्च इसलिए क्योंकि जितनी भी हिमालय श्रृंखला है उसमें से सबसे ऊंचा ये है, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। महान इसलिए क्योंकि इसका जो फैलाव है पूरा कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तो इसका जो फैलाव है सबसे ज़्यादा है, इसलिए महान। वृहद इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है, तो सबसे बड़ा है इसलिए वृहद। महान सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा ही है, और हिमाद्री इसलिए क्योंकि ये हिम से ढका हुआ होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत सारे नाम इसके। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है, ठीक है। इधर चौड़ा ज़्यादा होगा, इधर चौड़ाई इसका कम होगा। वृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। यहाँ पे देखिए, नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका विस्तार वृहद हिमालय का, ये वृहद हिमालय का पूरा विस्तार आप देख रहे हैं, ठीक है। विश्व की प्रायः सभी ऊंची चोटियाँ, अगर हमें माउंट एवरेस्ट की बात करूं, अगर कंचनजंगा की बात करूं, अगर K2 की बात करूं, नंगा पर्वत की बात करूं, नामचा बरवा की बात करूं, तो मतलब बहुत सी चोटियाँ जो हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी पर हैं। कहाँ पर? वृहद। जहाँ पे आपको वृहद या सर्वोच्च दिखे आप समझ जाएंगे सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ठीक है। 40 ऐसे चोटियाँ हैं जो 7000 मीटर से ऊंचे हैं। इस श्रेणी में 40 ऐसे चोटी है जो 7000 मीटर से ऊंचे हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो ये सब आपको याद होगा। वृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत या चोटियाँ कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, त्रिशूल और नंदा देवी, ठीक है। नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में। नंगा पर्वत और नंदा देवी, थोड़ा नाम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये पूरा वृहद हिमालय यहाँ से आप देख रहे हैं। अब उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में क्या क्या आपको याद रखना है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, त्रिशूल और नंदा देवी। नंदा देवी के संदर्भ में आपको क्या करना है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी है ये। उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7817 मीटर। नेपाल में कौन कौन सा है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू पर्वत, ये नेपाल है। तो वृहद हिमालय में नेपाल में क्या किया है, कौन कौन सी चोटी है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, मकालू यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर या 8850 मीटर कहीं पे लिखा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। धौलागिरी और धौलाधर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। धौलाधिरी जो है वो नेपाल में है, धौलाधर कहाँ पर है? उत्तराखंड में, आगे आपको बताऊँगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। सिक्किम में, यहाँ पे सिक्किम में कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8000 यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए कंचनजंगा 8598, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 8598 है इसकी ऊंचाई। अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामचा बरवा। अब यहाँ पे हिमालय के जो ऊंचे शिखर है और उसकी ऊंचाई यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट कौन से देश में? नेपाल में 8848। कंचनजुंगा या कंचनजंगा भारत में है 8598 मीटर इसकी लंबाई है। मकालू नेपाल में 8481। धौलागिरी नेपाल में है 8172। नंगा पर्वत भारत में है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078। नंदा देवी भारत में 8817। कामेत भारत में 7756। नामचा बरवा भारत में 7756, ये भी। गरुला मंदाता नेपाल में 7728। तो यहाँ पे सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। क्या क्या आप याद रखेंगे? एक तो माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, उसके बाद आप याद रखेंगे नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा है। उसके बाद आप याद रखेंगे नामचा बरवा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में जो जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे वो कम से कम याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में
चोलोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो सागरमाथा नेपाल के लोग कहते हैं, जबकि तिब्बती भाषा में चोलोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। वृहद हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर अब देख लेते हैं। उत्तराखंड में गोमुख या गंगोत्री, इसको दो नाम से जाना जाता है, गोमुख या गंगोत्री। तो गोमुख या गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से निकलता है यमुना नदी, और दोनों कहाँ पर है? ये दोनों उत्तराखंड में है, और ये दोनों वृहद हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर हैं। सिक्किम में एक ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर, जो कि वृहद हिमालय का हिस्सा है। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी। वृहद हिमालय के प्रमुख दर्रे पास हम देखेंगे। पहला है बुर्जिल, पीओके से कश्मीर घाटी को ये अलग करता है, या पीओके से कश्मीर घाटी के बीच स्थित है। अब यहाँ पे कश्मीर घाटी शब्द जो है आपको समझना है, घाटी होता क्या है। तो देखिए, ऐसे दो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ के बीच का जो स्थान है यही कहलाता है घाटी। अब यहाँ पे कश्मीर घाटी, और घाटी में क्या होता है, देखिए ये जो एरिया है ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, बहुत ठंडा एरिया है। तो यहाँ पर जब बर्फ़ का अपरदन होता है तो एक विशेष नदियाँ भी अगर बहती हैं गर्मी के दिन में, और यह बर्फ़ जब अपरदन होता है बर्फ़ का, एक विशेष प्रकार की मिट्टी का यहाँ पे अपरदन होता है, और एक विशेष प्रकार की मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा होती है, जिसको हम कहते हैं करेवा। क्या बोलते हैं? करेवा। विशेष प्रकार की मिट्टी करेवा जिसको कहते हैं। तो इस घाटी में विशेष प्रकार की मिट्टी करेवा जमा हो जाता है, जिसमें केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती के लिए उपयुक्त होता है करेवा, जो कश्मीर घाटी में पाया जाता है। अगला दर्रा है जोजिला। वैसे ये वृहद हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये जास्कर श्रेणी का हिस्सा है, आपको याद रखना है। श्रीनगर से लेह के बीच स्थित है। फिर हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है बड़ा लाचा, लेह से मनाली के बीच, और चेनाब नदी इसके बीच से जाती है। बड़ा लाचा से चेनाब नदी, एक एक करके आप याद रखेंगे, आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। शिवकिला, ये भी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से तिब्बत को ये जोड़ता है। सतलज नदी का प्रवेश भारत में इसी से होता है। उत्तराखंड में है लिपुलेख, माना और नीति। लिपुलेख भारत चीन व्यापार मार्ग, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। माना में आपको याद रखना है उत्तराखंड से तिब्बत। पहले पढ़ लेते हैं, मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। फिर सिक्किम में नाथुला दर्रा और झेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन के बीच स्थित है, और झेलेपला दर्रा सिक्किम लहसा से तिब्बत के मध्य स्थित है। भारत चीन युद्ध 1962 के बाद से ये झेलेपला बंद है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। बोमडिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पूछा जाता है बोमडिला दर्रा में कि है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच। यांग्याप दर्रा अरुणाचल और तिब्बत के बीच। यांग्याप दर्रा के संदर्भ में एक और फैक्ट बताता हूँ। यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में होता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे यांग्याप दर्रा, और इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश यांग्याप दर्रे से ही करता है। पंगसाउ अरुणाचल और म्यांमार के बीच स्थित है। लेख पानी अरुणाचल और म्यांमार के बीच। और डीफू दर्रा भी कई बार पूछा जाता है, अरुणाचल म्यांमार के बीच है। अरुणाचल और म्यांमार या भारत म्यांमार का व्यापार मार्ग है डीफू दर्रा। तो मैप में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ये सब हम वृहद के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वृहद हिमालय के दर्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बुर्जिल जो है पीओके से कश्मीर घाटी को अलग करता है, इन दोनों के मध्य स्थित है। जोजिला ये जास्कर श्रेणी का हिस्सा है, वृहद हिमालय का नहीं है, श्रीनगर से लेह के मध्य स्थित है। फिर यहाँ पे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये जो दिख रहा है ये है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा में आपको क्या क्या याद रखना है? लेह से मनाली को अलग करते हैं। यहाँ पे मनाली, यहाँ पे लेह से मनाली अगर आपको जाना है तो बड़ा लाचा से होकर जाएंगे। और चेनाब नदी, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी जो निकल रहा है ये है चेनाब नदी। अब हिमाचल में एक और आपको याद रखना है सीप किला। यहाँ पर सीप किला से सतलज नदी निकलता है। सीप किला से सतलज नदी यहाँ से तिब्बत साइड से आकर सतलज नदी बहता है, और हिमाचल तिब्बत के बीच स्थित है। अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर आपको याद रखना है लिपुलेख, भारत चीन व्यापार मार्ग, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हम लिपुलेख से करते हैं। यहाँ पर माना उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य, और यहीं पे है एक नीति करके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आएंगे सिक्किम में नाथुला दर्रा जो है सिक्किम और चीन के मध्य। झेलपला सिक्किम लहसा और तिब्बत के मध्य। तो झेलपला और नाथुला कहाँ पर है? ये है आपका
सिक्किम में। फिर अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या रखना है, बोमडिला, अरुणाचल तिब्बत के मध्य से। फिर यांग्याप महत्वपूर्ण है, ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप से होकर जाता है। तो यांग्याप में आपको क्या रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश और अरुणाचल तिब्बत के बीच स्थित है। फिर यहाँ पे इस वाले जहाँ पे म्यांमार का लोकेशन है वहाँ पे आप देखेंगे पांगसाऊ, लेखपानी और दिफू, ये तीनों अरुणाचल और म्यांमार के बीच स्थित है। और भारत म्यांमार व्यापार मार्ग है दिफू दर्रा। तो ये सब मैप में आप रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हिमालय श्रेणी है वो है लघु या मध्य या हिमांचल हिमालय। लघु इसलिए क्योंकि वृहद हिमालय से छोटा है, अगर कंपेयर करें वृहद हिमालय से ये छोटा है, ठीक है, हाइट में छोटा है। मध्य हिमालय इसलिए क्योंकि वृहद हिमालय के बीच स्थित है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और यहाँ पर शिवालिक हिमालय। तो मध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीच में स्थित है। हिमाचल हिमालय इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश से होकर जाता है, ठीक है। इसका विस्तार पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक, यहाँ सिक्किम तक इसका विस्तार है। औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर एवं सामान्य चौड़ाई 3500 से ये ऊंचाई होना चाहिए, समान ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है, 3500 से 4000 मीटर। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा या इसको नागटिब्बा ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, नागटिब्बा या नागटिब्बा, नागटिब्बा या महाभारत श्रेणियाँ इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। देखिए, इसको लघु या मध्य हिमांचल हिमालय को ऐसा भी पूछ दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, या ये फिर ये श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है। तो लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पीर पंजाल किसका हिस्सा है, धौलाधर किसका हिस्सा है, नागटिब्बा श्रेणी किसका हिस्सा है, महाभारत किसका हिस्सा है। एक तो किसका हिस्सा है पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किसको क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। मैंने आपको बताया था धौलाधर, गलती से मैंने उत्तराखंड बोल दिया था, धौलाधर जो है एक्चुअली ये धौलाधर जो है उत्तराखंड को भी टच करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ऑप्शन आए तो आप हिमाचल प्रदेश ले सकते हैं, ठीक है। तो धौलाधर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और धौलागिरी नेपाल में है, ठीक है। उत्तराखंड में नागटिब्बा और महाभारत नेपाल में कहा जाता है लघु हिमालय को। प्रमुख शहर शिमला, डलहौजी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इत्यादि जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये लघु मध्य हिमाचल हिमालय के मध्य स्थित हैं। मध्य हिमालय में कोणधारी वन मिलते हैं और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो मध्य हिमालय है इसके ढालों पर, ठीक है, ये जो ढाल है यहाँ पर छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। ये जो छोटे छोटे घास हैं उसको कश्मीर में मर्ग कहते हैं और मर्ग से स्थान का नाम गुलमर्ग और सोनमर्ग याद रखना है। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार सेम चीज़ है, ये घास के मैदान हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी घास के मैदान है उत्तराखंड में। तो कश्मीर में इसको हम कहते हैं मर्ग, यहाँ पर गुलमर्ग है, सोनमर्ग है यहाँ पर, और यहाँ पर है गुलमर्ग। तो ये घास के मैदान है जिसको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है और गुलमर्ग को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं हम। उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल और प्यार कहते हैं। घास के मैदान होने के कारण कश्मीर और उत्तराखंड में भेड़ पालन बहुत मशहूर है। अब घास है तो बकरी, भेड़ इत्यादि का पालन किया जाएगा क्योंकि चारा तो मिल गया, तो भेड़ पालन और बकरी पालन जो है इसलिए यहाँ पे मशहूर है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन, जितने भी हिल स्टेशन हैं लघु हिमालय में ही स्थित है। उत्तराखंड में नागटिब्बा की मसूरी रेंज को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। नागटिब्बा की मसूरी रेंज को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय को MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय से तथा मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक हिमालय से अलग करता है। लघु हिमालय में स्थित प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं। पहला है कश्मीर घाटी, यह वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। यहाँ पे वृहद हिमालय है, यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी है, तो ये रहा कश्मीर घाटी।
केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था 2 पहाड़ के मध्य स्थित रहता है घाटी, और यहाँ विशेष प्रकार की जो मिट्टी जमा होती है इसको हम करेवा कहते हैं, और केसर की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगला है कांगड़ा कुल्लू घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है काठमांडू घाटी, लघु और महान हिमालय के बीच स्थित है। लघु और महान हिमालय के बीच स्थित यहाँ पे नेपाल में काठमांडू घाटी है, और लघु और बृहद और पीर पंजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। ये सब आप मैप में ही बनाएंगे तभी याद होगा, ठीक है। अगला है लघु हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे पास कौन कौन से हैं। तो पीर पंजाल में पीर पंजाल दर्रा है, ठीक है। तो ये पीर पंजाल श्रेणी में नाम से स्पष्ट है, पीर पंजाल श्रेणी में ही पीर पंजाल है। तो ज़्यादा देखिए दर्रा में क्या पूछा जाता है, कौन कौन से शहर के बीच स्थित है, या फिर किस श्रेणी में, या फिर कौन से राज्य में। तो पीर पंजाल नाम से स्पष्ट है, पीर पंजाल श्रेणी में है। बस आपको क्या रखना है, जम्मू से श्रीनगर, यहाँ पर जम्मू है और यहाँ पर श्रीनगर। तो जम्मू से अगर श्रीनगर जाना होगा तो हम पीर पंजाल को पार करके जाते हैं। पीर पंजाल में एक रेलवे सुरंग भी है जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग 11 किलोमीटर है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 11.215 किलोमीटर। बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू, देखिए पीर पंजाल श्रेणी में ही बनिहाल दर्रा है, ठीक है। अब जम्मू से हम श्रीनगर से जम्मू, इसमें भी हम अगर जाना चाहें तो ऐसे जा सकते हैं बनिहाल दर्रा। और बनिहाल में एक सुरंग है जवाहर सुरंग, जिसको बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, ठीक है। पीर पंजाल में आपको याद रखना है रेल सुरंग, और बनिहाल में आपको याद रखना है सड़क सुरंग। अब आगे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि पीर पंजाल में सड़क था या रेल था, या बनिहाल में सड़क था या रेल था। तो पीर से पी से याद रखेंगे पटरी, पटरी से याद रखेंगे रेल, प से पीर और प से पटरी। तो पीर पंजाल में रेलवे सुरंग, प से पीर प से पटरी, पटरी में चलता है रेल। बनिहाल या जवाहर सुरंग भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है और 2.85 किलोमीटर ही लंबा है। फिर है रोहतांग दर्रा, मनाली से लेह के बीच है। यहाँ पर है रोहतांग दर्रा, ये रहा लेह, ये रहा मनाली, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये है। और रावी नदी यहाँ से होकर जाता है। फिर अगला है हमारा शिवालिक या निम्न या बाह्य या उप हिमालय। तो निम्न हिमालय इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सबसे नीचे हैं, ठीक है। ट्रांस, फिर यहाँ पे वृहद, फिर यहाँ पे मध्य हिमालय, उसके बाद सबसे नीचे शिवालिक। तो सबसे नीचे इसलिए हम निम्न। बाह्य इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर जो है सबसे बाहरी भाग में ये है, तो इसलिए बाह्य भी कहते हैं। उप हिमालय इसलिए क्योंकि वृहद हिमालय जो है मेन हिमालय, हम उसको मुख्य हिमालय कहते हैं, और इसको हम उप हिमालय भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसे दक्षिणी भी कहते हैं कि सबसे दक्षिण भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, इसलिए शिवालिक को दक्षिणी हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक इसका विस्तार है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। सबसे पहले ट्रांस बना, फिर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद सबसे लास्ट में बना शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद मैदान भाग आ जाता है। इसकी उत्पत्ति हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उसमें पड़ने वाले वलन पड़ने से हुआ। देखिए सबसे पहले जब बोलते हैं कि जब वृहद हिमालय बना, तो वृहद हिमालय जब ऊपर उठा तो ऊपर के जो चट्टान टूट कर नीचे गिरते गए और यहाँ पर शिवालिक हिमालय बना, ठीक है। हिमालय से और एक यहाँ से नदियाँ भी निकलती गई ऊपर, तो नदियाँ से भी जो अवसाद बना उससे भी ये बना, इसलिए इसको हम कहते हैं सबसे नवीनतम, क्योंकि ये टूटने से और अवसाद से, वृहद हिमालय के टूटने से, वृहद हिमालय का अवसाद से ये बना है, इसलिए हम इसको नवीनतम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ये बना हुआ है। यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है और उसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कई समतल घाटियाँ हैं जिन्हें इसको करेक्ट लीजिएगा, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, ठीक है। दून और द्वार क्या है, समतल घाटियाँ ही हैं। ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ पे मध्य हिमालय, यहाँ पे शिवालिक, इनको बीच जो स्थित घाटी है उसको हम दून कहते हैं पश्चिम साइड में, और पूर्व में हम कहते हैं द्वार। अब दून और द्वार से शहर का नाम क्या याद रखेंगे आप, देहरादून,
हरिद्वार। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। या देखिए देहरादून, यहाँ पे हरिद्वार। शिवालिक के नीचे भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। अब तराई क्या होता है? तराई का मतलब तराई का मतलब होता है तर, और तर का मतलब होता है नम या पानी सोखने वाला इलाका। अब यहाँ पे भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय हो गया सबसे नवीनतम। अब नदी यहाँ से बहता है, नदी जब बह रहा है तो यहाँ से अवसाद अपने साथ लेकर आएगा और पहाड़ जो है ये भी टूटेगा। ठीक है, नदी जब बहेगा तो पहाड़ का कटाव करेगा। अब चट्टान जो है वो टूटेगा और अपने साथ नदी अवसाद भी लेकर आएगा। तो जब टूट कर यहाँ पे जो बड़ी बड़ी संरचना आती है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ से नदी जब गुजरती है तो नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नदी दिखती नहीं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ बड़े बड़े चट्टान या बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जहाँ से नदी जब गुजरती है तो नदी विलुप्त हो जाती है, उसको हम भाबर कहते हैं। बड़े बड़े पत्थर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अब इसमें इतना गैप होता है, ये जो चट्टान है इसमें इतना गैप होता है कि नदी आराम से निकलता है, दिखता नहीं, क्योंकि चट्टान या पत्थर इतना बड़ा है कि नदी विलुप्त हो गया और अपने साथ जो है अवसाद भी लेकर नदी जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद भाबर के बाद आता है तराई। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, तराई क्षेत्र में नदी फिर से दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र में बारीक जो एकदम बारीक मिट्टी होते हैं, दलदली होता है। ठीक है, और अवसाद यहाँ पे रुकने भी लगते हैं। ठीक है, जो और यहाँ पे इतने बारीक मिट्टी होता है कि ये दलदली क्षेत्र हो जाता है। तराई क्षेत्र दलदली होता है, भाबर के जस्ट बाद होता है। ठीक है, बारीक मिट्टी वाला दलदली क्षेत्र, नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती है। बस ये नदी वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि भाबर में नदी दिखाई नहीं देती, क्योंकि चट्टान जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत गैप होता है। तराई क्षेत्र दलदली होता है और इसमें नदी फिर से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तराई में नदी दिखाई देने लगता है, दलदली मिट्टी वाला इलाका होता है। उसके बाद ये जो अवसाद जो आएंगे, जो मिट्टी आएगा उपजाऊ मिट्टी, उससे आप याद रखेंगे बांगर और खादर। तो खादर क्या होता है? देखिए, ये नदी बह रहा है। अब नदी से जो बिल्कुल समांतर अगर हम बात करें, ये वाला जो भूमि है इसके नीचे या फिर ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नदी अपने साथ बहाकर जो सेडिमेंट अवसाद लेकर आएगा, जिससे मिट्टी का निर्माण होगा। तो नदी के जो निचला इलाका होता है, ये जो एरिया जहाँ पे नदी से जो अवसाद जमा होते जाता है, वो खादर कहलाता है। खादर में क्या होता है, बाढ़ का पानी पहुँचता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो वाटर लेवल इतना अगर ऊपर नीचे भी होता है तो जिस मैदान में वाटर पहुंचता है, बाढ़ का पानी या नदी के पानी जिस मैदान में पहुंचता है, वहाँ का जो मिट्टी है वो हमेशा उपजाऊ मिट्टी जाता है और मिट्टी चेंज होते रहता है, तो वो कहलाता है खादर। और ऐसे मिट्टी जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, नदियाँ या बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता और यहाँ पे बाढ़ का या नदी का पानी नहीं पहुँच रहा है, तो ये जो मिट्टी है वो बहुत पुरानी मिट्टी है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती। ये कहलाती है बांगर। ऊपर उठा हुआ जो मिट्टी है या ऊपर उठा मैदानी भाग कहलाता है बांगर, जो पुरानी मिट्टी होता है, उपजाऊ नहीं होता। और खादर, यहाँ पे मिट्टी हमेशा बदलते रहता है क्योंकि बाढ़ का पानी पहुँचता है, ये कहलाता है खादर। वह स्थान जहाँ नदी बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता वो बांगर। खादर हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। नवीन मृदा क्षेत्र हर वर्ष चेंज होता है, इसलिए ये बहुत ही उपजाऊ होता है खादर। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक के तराई क्षेत्र को गिरिपथ के नाम से जाना जाता है। शिवालिक तराई क्षेत्र के बाद ही मैदान प्रारंभ होता है। देखिए, ये शिवालिक हो गया। ठीक है, अब शिवालिक के जस्ट बाद यहाँ पे तराई क्षेत्र हो गया। ठीक है, तराई क्षेत्र को हम गिरिपथ, इसको हम गिरिपथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद नदी यहाँ पे आया, यहाँ से तराई से होकर गुजरा, उसके बाद सीधा मैदान आ जाता है। तो शिवालिक के तराई क्षेत्र के बाद ही मैदान प्रारंभ होता है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से, यहाँ पर है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यहाँ पर शिवालिक, यहाँ पर उत्तरी मैदान। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे शिवालिक के बारे में। फिर अगला है उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल। उत्तर पूर्वी पर्वत हिमालय में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं।
हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण ब्रह्मपुत्र नदी करता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरता है। तो ये जो बचा हुआ हिमालय का संरचना है, इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल। ब्रह्मपुत्र नदी इसका डिसाइड करता है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण दिशा में मुड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। उत्तर पूर्वी जो राज्य है यहाँ पर ऐसे ये फैला हुआ है, ऐसे टूटा टूटा है, फैला हुआ है, जो कि दिहांग गार्ज जो है अरुणाचल प्रदेश में के बाद हिमालय से मुड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ की अधिकांश पहाड़ियाँ नालों के द्वारा पृथक होती है। यहाँ पे नालों के द्वारा पहाड़ियाँ पृथक होती हैं। इस क्षेत्र में जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती है। इस क्षेत्र में झूम या स्थानांतरित खेती जनजातियों के द्वारा की जाती है। इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अलग अलग लघु हिमालय को भी पीर पंजाल, तो कहीं धौलाधर, तो कहीं पे अलग अलग नाम से जाना जाता था, महाभारत, इस तरह से। उस तरह से आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्वी हिमालय को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम की पहाड़ी है। तो ये पटकाई बूम याद रखेंगे, एक डफला याद रखेंगे, पटकाई बूम पूछ लिया जाता है, ठीक है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। नागालैंड में फिर नागा पहाड़ी। अब बाकी सिंपल है, अरुणाचल में ही थोड़ा नाम थोड़ा टफ है, बाकी तो राज्य के नाम पे है। नागा से नागा पहाड़ी, मणिपुर से मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम से मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा से त्रिपुरा पहाड़ी, असम से मिकिर। तो थोड़ा अलग टाइप का, उसको थोड़े ध्यान देंगे। असम से मिकिर। मेघालय में गारो खासी जयंती एक स्थान पर है। देखिए यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर है 3 गारो खासी जयंती, और यहीं पर है मासिनरा। तो मानसून जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। तो 3 पर्वत है यहाँ के बीच, मानसून फंस जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत बारिश होता है। तो ये जो चेरापूंजी, मासिनरा, यहीं पे है, मेघालय में है, और इस पर बहुत बारिश होता है, क्योंकि मानसून जब जाता है, जब काला बादल जाता है तो यहाँ पे फंस जाता है, यहाँ से बाहर नहीं जाता, ठीक है। रिविजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है? डफला पहाड़ी, गिरी पहाड़ी, अबोर, मिस्ती और पटकाई बूम। पटकाई बूम में क्या रखना है? ये भारत और म्यांमार की भी सीमा का निर्धारण करता है। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर, मिजोरम में मिजोरम, त्रिपुरा में त्रिपुरा, असम में मिकिर और गारो खासी जयंती मेघालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जयंती गारो खासी जयंती आपको याद रखना मेघालय में। एक और बरेल श्रेणी देखने को मिलेगा, जो कि असम, मणिपुर और नागालैंड में है। असम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे ऐसा कुछ फैला हुआ है, बरेल श्रेणी। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।